बोर्ड पेपर 2026 कैसे लिखोगे। मान लो कि आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि मांग की लोच से आपका क्या तात्पर्य है। आपको सबसे पहले देखना क्या है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा हुआ है। आप उनका जवाब सीधा लिखना शुरू मत कर देना। कुछ इसके मेन बातें हैं जो आपको शुरुआत में ध्यान रखना है। सर अगर मान लीजिए 4 नंबर के सवाल हैं तब हम क्या करें, तो ऐसी स्थिति में आप देखो कि या तो आप ये तरीका अपना लो या फिर आप ये तरीका अपना लो, दोनों बेस्ट हैं। दोनों को मिला करके एक सीधी सी रेखा खींचेंगे जिसको मांग की रेखा कहा जाएगा, ऋणात्मक ढाल वाला है। बहुत ही अलग टाइप से उत्पादन पूछा है, ये उपयोगिता को डिफाइन करके चले आए। इनको लग रहा था कि नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। पेपर 2026 का बोर्ड पेपर 2026 कैसे लिखोगे, कॉपी लिखने का तरीका क्या होगा, आज हम लोग इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है यहाँ पर, और जो बच्चे 2026 में बोर्ड पेपर लिखने जा रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए जब भी सवाल आपको ऐसे कुछ रहते हैं, ठीक है जी, मान लो कि आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि मांग की लोच से आपका क्या तात्पर्य है, मतलब मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखना क्या है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा हुआ है। सबसे पहला काम क्या है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा हो। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया 6 नंबर का, तब क्या करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया 4 नंबर का, तब क्या करेंगे। और मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया यही 10 नंबर का, तब क्या करेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन जो हो अगर इतना ही है तो ये हो सकता है ये अलग अलग मार्क्स वेटेज पर, ठीक है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं आपसे और भी आगे डिस्कस करने वाला हूं। मान लो आपसे सीधा सवाल कर दे प्रतिस्थापन की सीमांत दर से क्या समझते हो, ये क्या होता है। ये भी सवाल आपके जो कम से कम तो 4 नंबर 3 नंबर तक के सवाल ये सब बनते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड के अंदर ये 6 नंबर तक का भी सवाल बन सकता है। अब जो यहाँ पर ये सवाल 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर में ये सवाल तो जनरली नहीं देखे जाते, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको एक और सवाल दिखाता हूं। एक क्वेश्चन पूछा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से आप क्या समझते हो, या फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो ऐसे जब भी आपसे सवाल किए जाएं, आप उनका जवाब सीधा लिखना शुरू मत कर देना। कुछ इसके मेन बातें हैं जो आपको शुरुआत में ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 कि आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ें और हिंदी से ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में एक बार जरूर पढ़िए। भले ही आपका इंग्लिश बिल्कुल लंगड़ा सा है, टूटा फूटा है, चलेगा, बट आप एक बार रीड तो करके देखिए। क्या पता उसमें से कुछ ऐसे टर्म मिल जाए जो कि आपको समझ आता हो, तो उसके बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको चेक करना है सेकंड नंबर पर कि ये कितने नंबर का सवाल है। जब सवाल के बारे में आप समझ लेते हो कि हाँ इस तरीके का ये सवाल है, 6 नंबर का है, 4 नंबर का है या 10 नंबर का है, जो भी है, तो यहां पर आप उसके हिसाब से आंसर राइटिंग शुरू करोगे। सर अगर मान लीजिए 4 नंबर के सवाल हैं तब हम क्या करें, तो ऐसी स्थिति में आप देखो कोई भी सवाल मैं यहां से शुरुआत से लेता हूं तो इसको दिखाता हूं कि अगर ये सवाल 4 नंबर का होता तो सबसे पहले हम यहां पर परिभाषा लिखना शुरुआत कर देंगे, डेफिनेशन लिखना शुरुआत कर देंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंटर्स है, ठीक है। मांग की लोच का हम यहाँ पर परिभाषा दे देंगे, समझ गए होगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं और फिर उसके नीचे लिखने की कोशिश करते हैं, वो भी सही है। दोनों में से दोनों तरीका सही है, आपका गलत मान्यता नहीं दिया जाएगा मतलब नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो परिभाषा आपने शुरुआत में दे दिया। अगर 4 नंबर के सवाल पूछे हैं तो परिभाषा तो दे दिया, लेकिन बहुत बार चूंकि आप इसमें देख रहे हैं कि कहीं सूत्र लिखने के लिए नहीं बोला है तो आप लिखते ही नहीं है, और यही आपकी पहली गलती होती है। तो पहला काम आपको क्या करना है, परिभाषा देना है। परिभाषा देने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना होगा, सूत्र देना होगा। बच्चे क्या देना होगा, सूत्र, कि मांग की लोच की गणना कैसे किया जाता है। तो प्रतिशत विधि तो ज्यादा फेमस मेथड आपका, और वही ज्यादातर आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो आप वो फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। जैसे कि आप चाहें तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। ऐसे आपने लिख दिया तो आप यहां पर बता सकते हो कि सूत्र में कौन सी चीजें क्या है, ठीक है।
अगर आपको लगता है कि इसे थोड़ा सुंदर और बना दिया जाए ताकि नंबर ना कटे, तो आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू परसेंट इक्वल टू क्या है, तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में क्या है, प्रतिशत परिवर्तन। समझ गए होगे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, यह आपने लिखा। फिर आप लिखिए अपॉन क्या लिखोगे, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है जी, प्रतिशत परिवर्तन। अब इतना काम करने के बाद बहुत सारे बच्चे तो वैसे ही छोड़ करके चले आते हैं कि हाँ लगता है कि हमने आंसर राइटिंग कर दिया, लेकिन नहीं, थोड़ा सा और एडवांस बनिए। ये जो भी आपने फॉर्मूला लिखा है, सॉरी, यहां पर जो भी आपने फॉर्मूला लिखा है उसके बारे में, मैं फॉर्मूला लिख रहा था ना, ओहो हाँ जी, यहां पर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो पहले फॉर्मूले लिख दीजिए आप, पूरा डिटेल में आप करोगे तो ऐसे लिखाएगा, मैं ये बता रहा था, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर आपके जो तरीके हैं वो ये रहा, बिल्कुल सटीक वाला, कि या तो आप ये तरीका अपना लो या फिर आप ये तरीका अपना लो, दोनों बेस्ट हैं। लेकिन जो बच्चा ये तरीका अपनाता है उसके लिए मैं बात करूंगा अब कि भैया सूत्र, हाँ जी, सूत्र में कौन सी चीज क्या है, आप ये चाहो तो बता सकते हो कि डेल्टा क्यू परसेंट इक्वल टू है ये वाली बात। आप यहां पर ये वाली लाइन जो था वो इसमें लिख सकते हैं कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है जी, ऐसा भी यूज कर सकते हो, प्रतिशत परिवर्तन लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। फिर आपने लिखा डेल्टा पी परसेंट इक्वल टू क्या, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, तो देखिए लिखने के कई सारे तरीके हैं आपके पास, बस बहाने मत बनाइए। तो ये आपने अगर काम कर दिया, ये फॉर्मूला लिखो और ये बता दो, या फिर सीधे सीधे ये वाली बात लिख दो, एक ही बात है। मतलब ये या ये दोनों में से कोई एक लिखोगे। अगर आपने इसका प्रयोग कर लिया है तो आप जरूर से जरूर उसको यहां पर डिस्क्राइब करोगे कि सूत्र में डेल्टा पी परसेंट क्या है, डेल्टा क्यू परसेंट क्या है। समझ गए। और आप ईडी के बारे में भी बता दीजिए कि ईडी का मतलब है मांग की लोच या फिर मांग की कीमत लोच। मांग की लोच लिखिए, और अगर आपके क्वेश्चन में मान लो कि यहां पर लिख दिया है मांग की कीमत लोच, तो आप यहां वैसे लिखोगे मांग की कीमत लोच लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये अगर आप कर देते हो तो ये आपका बेस्ट हो जाता है, नंबर आपका नहीं कटता है। जहां भी आप फॉर्मूले लिखते हैं ध्यान रखो इसको इस प्रकार से घेर दीजिए। ये गोल सर्कल वाला मत घेरना, नहीं तो उसको काटा हुआ माना जाता है, उसके नंबर कटने के चांस होते हैं। आप जब भी घेरा लगाओगे तो इस प्रकार से। ठीक है जी, तो आपने समझ लिया इस बात को। लेकिन यही सवाल, ठीक है, हमें जो है परिभाषा आता है, हमने परिभाषा लिख दिया, मान लो सूत्र आता है, सूत्र लिख दिया, तो क्या हमें 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे? हाँ जी, मिल जाएंगे। लेकिन यही सवाल अगर हमसे 6 नंबर में पूछ लेता है तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ डेल्टा पी परसेंट और डेल्टा क्यू परसेंट, इसका हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं। और वो तरीका मैंने आपको सिखा दिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से कि आप कैसे करते हैं। ठीक है जी, मान लो यहां पर हमने एक लाइन खींचा, ठीक है, यहां पर एक लाइन खींचा और दोनों अक्षों के बारे में यहां पर बता देंगे कि ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। फिर हम क्या बताएंगे इसके ऊपर, मांग की जो मात्रा होती है वो हम एक्स अक्ष पर दिखाते हैं और जो मूल्य होता है ये हम वाई अक्ष पर दिखाते हैं। ठीक है, अगर 10 नंबर में सवाल है तब की बात मैं कह रहा हूं। तो पहले का मूल्य कहीं एक जगह ये मान लीजिए, और उस स्थिति में मांग की मात्रा यहां पर कहीं पर भी मान लीजिए। इसको आप नाम भी दे दीजिए P1, इसको नाम दे दीजिए Q1। ऐसे ही आप यहां पर देखोगे कि हमने जैसे ही मान लो मूल्य बढ़ा दिया तो मांग की मात्रा तो क्या होती है उस वक्त घट जाती है। मूल्य बढ़ते ही क्या होता है, मूल्य बढ़ गया, ठीक है, तो इंडिकेट ऊपर की तरफ, मांग की मात्रा इधर घट गया तो इधर हमने इंडिकेट कर दिया है। तो अब ये पहले वाला पॉइंट, ये बाद वाला पॉइंट, दोनों को मिलाकर के एक सीधी सी रेखा खींचेंगे जिसको मांग की रेखा कहा जाएगा, ऋणात्मक ढाल वाला है। मांग की रेखा यहां पर लिख दिया DD। अब चूंकि ये डायग्राम हमने बता दिया तो यहां से ही हमने ये डेल्टा P परसेंट और डेल्टा Q परसेंट की जानकारी लिखा था।
तो आप यहां पर कहोगे सर एक बात मुझे बताओ, क्या यहां पर ये चीजें हमें बताना होगा कि डेल्टा क्यू परसेंट कैसे हमने निकाला है? हाँ जी, तो आप बता देना यहां पर कि हमारे पास था पहले Q2 माइनस में क्या करेंगे Q1 अपॉन क्या हो जाता है Q1 इनटू कितना 100। ठीक है जी, और फिर यहां पर इसको आप कोई भी एक समीकरण मान लेना। इसी तरीके से आप डेल्टा P परसेंट लिखोगे और उसके बारे में बता देना P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, और यहां पर आप इसे समीकरण 2 कर देना। समझ गए होगे? अब लिख देना समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या करोगे? समीकरण 1 और 2 से क्या करोगे? फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करोगे? एक साथ में ले आओ। यहां पर देख रहे थे मेन समीकरण क्या था आपका? डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। तो सीधी बात यहां पर करिए Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, और ऐसे ही आप कर लो P2 माइनस P1 अपॉन P1 नीचे कर देना इंटू 100। ये आपका 100 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सारी चीजें। मैं आपको दूसरे कलर से करके दिखाता हूं। ठीक है, तो सिर्फ आपके पास बचा हुआ जो वैल्यू रह जाएगा उसको आप आगे लिख देना। Q2 माइनस Q1 का जो वैल्यू होगा वो लिख देना यहां पर डेल्टा Q, और जो डेल्टा Q है लिख दीजिए भाई। फिर आप यहां पर लिख दो डेल्टा P अपॉन लिख दो यहां पर क्या P1। तो ये नया फॉर्मूला आपके लिए बन चुका है। और फाइनली आप इसके जो वैल्यूज हैं वो तो नोट कर ही दोगे यहां पर डेल्टा Q अपॉन Q1, और मैं दूसरे कलर से करके इधर दिखा देता हूं, चूंकि हमारे पास अभी स्पेस नहीं है तो मैं ऐसा कर रहा हूं। तो फिर यहां पर लिख दोगे P1 अपॉन में क्या डेल्टा P। फाइनली ये फॉर्मूला आपके पास आ चुका। तो ये पूरा पूरा प्रोसीजर मैं ये दिखा रहा था आपको कि क्या क्या आपको लिखने होंगे किस तरह के सवाल में। ठीक है, बाकी तो आपको पता है कि स्टेप आपने सीख लिया। पहला परिभाषा, दूसरा सूत्र। 4 नंबर में पूछा तो मात्र इतना काम करना। 6 नंबर का पूछा है तो हम यहाँ पर पहले डिफिनेशन देंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे। सर 10 नंबर में पूछा तो 10 नंबर में पूछा तो 2-3 बातें और जोड़ना है। क्या जोड़ना है मैं आपको बताता हूं कि मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती है और वो एक साथ में लिख देना है, सबको डिफाइन मत करना। क्या करना? सिर्फ लिख देना कि पूर्णतः लोचदार यानी कि परफेक्टली इलास्टिक, सम लोचदार यानी कि यूनिटरी इलास्टिक, सापेक्षिक लोचदार मांग मतलब कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और फिर इसी प्रकार से रिलेटिवली इनइलास्टिक यानी कि सापेक्षिक बेलोचदार मांग। सारे जो आपने श्रेणियां लिख दिया तो उनको वैल्यूज लिख देना, नॉमेरिकल वैल्यूज किनके कितने होते हैं। जैसे कि अनंत है ना, अगर हम इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, पूर्णतः लोचदार बात करें, तो ऐसी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। तो ये बातें आपने तो सीख लिया। अब मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं, लगता है कि इसमें डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमने कहा प्रतिस्थापन की सीमांत दर किसे कहते हैं, तो इसे लिखने का क्या तरीका होगा ये तो हम लोग जानते हैं कि समान संतुष्टि है ना, समान क्या लिखोगे? संतुष्टि स्तर बनाए रखने के लिए या फिर बनाए रखते हुए, ऐसे लिखो, बनाए रखते हुए है ना, यदि एक वस्तु के उपभोग की मात्रा, यदि एक वस्तु के उपभोग की मात्रा में वृद्धि किया जाए, वृद्धि किया जाए तो दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है।
त्याग करना पड़ता है। ठीक है जी, त्याग करना पड़ता है। त्याग की वह मात्रा या फिर त्याग की वह दर, त्याग की वह दर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। या फिर त्याग की वह मात्रा लिखो, ज्यादा और बढ़िया लग रहा है। त्याग की वह मात्रा प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है, या फिर सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है ना। इसको हम लोग एमआरएस बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कहलाती है। मैं यहां पर आंसर नहीं पढ़ा रहा, मैं यहां पर ये तरीका बता रहा हूं कि कैसे सवाल आए तो जवाब कैसे देने हैं आपको। तो ये रहा आपका पूरा पूरा तरीका कि समान संतुष्टि स्तर बनाए रखते हुए यदि एक वस्तु के उपभोग की मात्रा में वृद्धि किया जाए तो दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। त्याग की वह मात्रा प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। ठीक है जी, प्रतिस्थापन की सीमांत दर मतलब एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। अब देखो यहां पर चूंकि एक फॉर्मूले की बात आ गई है, कैसे सर हमें समझ तो नहीं आएगा कि फॉर्मूले लिखने हैं कि नहीं। तो भैया देखो, नंबर से पकड़ करके चलना, जहां डिफिनेशन वहां फॉर्मूला जरूर लिखोगे, चाहे 6 नंबर में आ जाए, चाहे 4 नंबर में आ जाए, चाहे 10 नंबर में आ जाए। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर के लिए आप फॉर्मूला जरूर लिख दीजिए कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर बराबर क्या हो जाएगा, यहां ऊपर लिखोगे त्याग की गई मात्रा, त्याग की गई है ना मात्रा लिख दो, या फिर त्याग की मात्रा सीधा लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिखोगे, प्राप्त की गई मात्रा। ठीक है जी, क्या लिखोगे, प्राप्त की गई मात्रा, प्राप्त की गई मात्रा। समझ गए। अब मैंने क्या बोला कि जहां भी फॉर्मूला आप लिखोगे उसको आप अंडरलाइन या फिर इस प्रकार से घेरा लगाइए। अंडरलाइन क्या, घेरा लगाओ। तो इस तरीके से आप घेरा लगा दोगे तो ये फॉर्मूला बहुत ही बेस्ट हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर चूंकि डायग्राम का कहीं जिक्र नहीं किया है, लेकिन अगर ये 4 नंबर में सवाल पूछे तो हमें क्या 4 नंबर मिलने के चांस हैं क्या? देखो अभी भी नंबर कटने के चांस हैं। तो आप इसमें डायग्राम छोटा सा ऐड कर सकते हो, तो ऐड जरूर करिए, ये आपके नंबर को सिक्योर कर देगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं दिखाता हूं कैसे क्या करने हैं इसमें। सबसे पहले वाई एक्सिस पर आप क्या लिखोगे, वाई वस्तु, और एक्स एक्सिस पर क्या लिखोगे, एक्स वस्तु। इसकी जानकारी आप जरूर नोट करिए, अन्यथा नंबर कटते हैं। और उदासीनता वक्र जो बनता है वो बिल्कुल इस प्रकार से बनता है ना। तो हमने इसका नाम दे दिया इंडिफरेंस कर्व। और जैसे कि हमने बोला है डिफिनेशन में, ठीक है जी, वैसे ही मैं यहां पर दिखाऊंगा कि अगर x वस्तु की मात्रा मान लो कि शुरुआत में हम यहां पर इतना ले रहे हैं और उस समय y वस्तु की मात्रा भी हमारा इतना है। अब यहां पर हम कोई यूनिट दिखा सकते हैं, 1 इकाई, मान लो यहां पर 12 इकाई, कुछ भी ऐसा दिखा दिए। अब ये तो पहले पॉसिबिलिटी था कि हम एक वस्तु की 1 इकाई और दूसरी वस्तु की 12 इकाई खरीदारी कर रहे थे मार्केट में, लेकिन हम समान संतुष्टि स्तर बनाए रखते हुए ये चाहते हैं कि x वस्तु की मात्रा को 1 इकाई और ज्यादा कर लिया जाए। तो हमने 2 कर दिया, तो y वस्तु की मात्रा कुछ ना कुछ यहां पर त्याग हमें करना ही पड़ेगा। तो यहां 12 से हो सकता है मैं 8 पर आ गया। तो आप ये कहेंगे कि ये था आपका पॉइंट A और यहां पर है पॉइंट B। मतलब हम खरीदारी चाहे पॉइंट A पर करें चाहे खरीदारी पॉइंट B पर करें, लेकिन दोनों जगह पर हमारा क्या था, समान संतुष्टि है, क्योंकि ये उदासीनता वक्र है और एक ही उदासीनता वक्र पर जितने भी पॉइंट बने होते हैं वो समान स्तर के संतुष्टि को दिखा रहे होते हैं। तो हमने यहां पर पॉइंट, यहां पर पॉइंट, 2 पॉइंट दिखाया और दोनों पर समान संतुष्टि है। अगर उपभोक्ता एक वस्तु की 1 इकाई और दूसरी वस्तु की 12 इकाई खरीद लिया तब भी खुश है, और अगर वो यहां पर खरीदारी x वस्तु की 2 इकाई
और वाई वस्तु की 8 इकाई कर ले तब भी वो उतना ही खुश है जितना कि ए पॉइंट पर था। मतलब ए पॉइंट का संतुष्टि स्तर और बी पॉइंट का संतुष्टि दोनों आपस में बराबर होंगे, संतुष्टि का स्तर दोनों बिंदु पर बराबर होगा। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो उसको समझने की कोशिश करिए। एक्स वस्तु की यहां पर मात्रा क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, 1 इकाई ज्यादा लिया गया है, लेकिन वाई वस्तु की मात्रा 12 से आ गए 8 पर, मतलब यहां पर 4 इकाई का त्याग हुआ है। त्याग को हम लोग नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, बस नेगेटिव का यहां पर इतना सा रोल है। अब हमें देखना है एमआरएस का फॉर्मूला, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही हमारा क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और दो वस्तु है ना, एक्स वस्तु वाई वस्तु, इधर आप कोई भी वस्तु का नाम लिख सकते हैं, समोसा गुलाब जामुन कुछ भी लिख दो, बस यहां पर एक्स वस्तु वाई वस्तु लिख दिया। अब यहां ऊपर लिख दीजिए डेल्टा, किसका आपने त्याग किया, त्याग है वाई वस्तु की मात्रा कम किए हो ना, तो वाई वाली बात यहां पर लिखोगे ऊपर। डेल्टा का मतलब हुआ कि गैप कितना है दोनों के बीच का, तो 12 से आ गए 8 पर, मतलब 4 का गैप है। -4 मत लिख देना, माइनस सिर्फ समझने के लिए लगाए हैं ताकि पता चले तो त्याग हुआ है। तो हमने यहां पर लिखा डेल्टा वाई, क्यों लिखा, चूंकि वाई का त्याग हुआ। और प्राप्त की गई मात्रा कौन सी थी, एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त किए हैं, तो वो वहां पर नीचे लिखोगे डेल्टा एक्स के रूप में। तो यहां पर आप देखिए कैसे बैठाओगे, अगर आप समझने के लिए लगाना चाहते हो नेगेटिव तो लगा सकते हैं, इससे समझना और आसान हो जाता है। यहां पर 4 इकाई त्याग हुआ है, तो आप यहां पर माइनस साइन रखते हुए 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और यहां पर एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त की गई, वो आप नीचे लिख दीजिए। इसी चीज को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 इकाई क्या था, वाई वस्तु, ठीक है जी, 4 इकाई क्या था, वाई वस्तु था, और एक्स वस्तु की 1 इकाई थी, तो यहां पर 1 लिख दो, और ये एक्स वस्तु की मात्रा थी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इतना अगर आप काम करते हैं तो 4 के 4 नंबर आपके पेपर में आपका होगा, ठीक है जी, ये पूरा तरीका हो गया। सर ये क्या सवाल 10 नंबर का बन सकता है क्या, नहीं, ये सवाल 10 नंबर का तो ऐसे नहीं बन सकता, लेकिन कुछ ट्विस्ट डाल करके इस क्वेश्चन को 10 नंबर का भी कर सकता है, वो तो मैं तरीका आपको पढ़ाते रहता हूं। तो आपको यहां पर 10 नंबर के अगर सवाल कर दिए जाएं तो आप क्या रुक जाओगे लिखने के लिए, नहीं, इसके आगे क्या बढ़ना होगा सर, देखो इसके आगे नहीं बल्कि इससे पहले ही फिर टेबल लेकर के चलना पड़ेगा। मतलब जो काम हमने डायरेक्ट डायग्राम में किया वही काम आप टेबल लेने के बाद डायग्राम में करना, ताकि 10 नंबर का ही पूरा पूरा जो है व्याख्या आपका आसानी से हो जाए, ठीक है। तो वो उसमें क्या करने पड़ेंगे फिर सर, अगर हमें यहां पर 10 नंबर में मान लो ये सवाल रख दिया है, तब हमें क्या करने पड़ेंगे, तो देखो पहले ही आपको एक टेबल बना लेना पड़ेगा उस समय। और टेबल आप कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आप इस प्रकार का दो वस्तुओं के बारे में पूरी पूरी जानकारी पहले नोट करेंगे। जैसे कि यहां पर रख दो एक्स वस्तु के बारे में जानकारी, और दूसरे साइड में रख दो वाई वस्तु के बारे में जानकारी, ठीक है जी, इतना से काम कर लोगे। तो एक्स वस्तु की पहले मात्रा कितना ले रहे थे, 12, और वाई का 1, तो वाई का 1 और एक्स का कितना था, 12। दूसरा बार हमने क्या किया, एक्स की मात्रा हमने 1 बढ़ा दिया, मतलब सॉरी एक्स की मात्रा बढ़ा रहे थे ना, ओह रुकना रुकना जरा से रुकना, कोई नहीं मैं चेक कर लेता हूं। यहां पर वैल्यूज रहेंगे 12 ना, वाई का 12 रहेगा ना, वाई का 12 ले रहे थे, एक्स का 1 ले रहे थे। अब एक्स वस्तु की 2 इकाई लिखते हैं, तो वाई का कितना लिखेंगे, 8, ऐसे कर दिया। और भी आगे बढ़ना है तो उसके हिसाब से आप शेड्यूल बना लोगे ना, चीजें समझ गए। और ज्यादा लंबा मत करना, नहीं तो एक्सप्लेन भी उतना ज्यादा करना पड़ता है। अब ऐसे टेबल के बाद डायग्राम आ गया और आपने कैलकुलेट करके भी यहां पर दिखा दिया। क्या टेबल बहुत लॉन्ग लेना जरूरी होता है, नहीं, ज्यादा लंबा इधर चौड़ा मत लेना, नहीं तो तुम्हें एक्सप्लेन भी उतना ज्यादा करना पड़ता है। फिर इतना सब कुछ करने से 10 नंबर मिल जाएगा क्या, देखो भाई एक लाइन नीचे तो लिखना पड़ेगा आपको कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि एक्स वस्तु की मात्रा एक्स एक्स पर, वाई वस्तु की मात्रा वाई एक्स पर लिखा गया है। समझ रहे हो, पहले एक्स वस्तु एक्स एक्स पर, वाई वस्तु वाई एक्स पर, ऐसी बात आपको लिखना ही पड़ेगा। और फिर बताओगे कि एक उदासीनता वक्र है आईसी, जो संयोग बिंदु ए और संयोग बी दोनों पर समान संतुष्टि का स्तर है, लेकिन ए संयोग बिंदु पर एक्स वस्तु की 1 इकाई और वाई वस्तु की 12 इकाई की खरीदारी की जा सकती है। लेकिन संयोग बी पर जाने से क्या होता है, एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई हम प्राप्त करते हैं, लेकिन उस प्राप्ति के लिए
वायु वस्तु की 4 इकाई का त्याग करना पड़ता है और त्याग की यही मात्रा ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। मतलब आपने टेक्निक समझा क्या है? टेक्निक नंबर 1, डिफिनेशन तो हर हाल में शुद्ध और स्पष्ट तरीके से लिखना है, फिर फॉर्मूला देना है। फॉर्मूला देने के बाद आप तालिका दीजिए, तालिका देने के बाद डायग्राम दीजिए और डायग्राम में जो चीजें आपने किया है वही को आप लास्ट में निकाल करके दिखा दीजिए, जो हमें हालांकि सवाल में किया हुआ भी था। समझ गए होगे? तो ये थी पूरी जानकारी आपके लिए। अब आप देखो, एक मैं यहां पर बहुत ही प्यारी सी बात बताता हूं आपको, बहुत ही शानदार सी बात। सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम जो है ना, इसको ह्रासमान उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। और इकोनॉमिक्स में जहां कहीं पर भी किसी का भी नियम पूछ दे तो पॉइंटर्स में यहां पर नोट कर देता हूं आपके लिए कि सबसे पहले देखो तो ये सवाल कितने नंबर का पूछा। मान लो सवाल 4 नंबर का पूछ दिया, तब क्या करोगे? तो केवल डेफिनेशन देना है, डेफिनेशन देने के बाद आप डायरेक्ट डायग्राम दे देना, काम बन जाएगा। लेकिन अगर यही सवाल 10 नंबर तक का पूछ लिया जाए तब क्या करोगे? तो सबसे पहले मैं स्टेप बता रहा हूं, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। डेफिनेशन देने के बाद फॉर्मूला, जिसके आप सूत्र कहते हैं। सूत्र इसमें तो नहीं होगा, तो उस समय आप इसमें क्या ऐड करते हैं? तो देखिए, सूत्र नहीं होता है तो आप उस समय डायरेक्टली क्या करोगे? इसकी मान्यताएं यानी कि एजम्पशंस लिखोगे, मान्यताएं। ठीक है जी, एजम्पशंस लिखोगे। एजम्पशंस लिखने के बाद आप इसमें तालिका ले लेना, तालिका देने के बाद आप इसमें रेखा चित्र ले लेना उसी तालिका के डेटा के आधार पर। दूसरा तालिका, दूसरा रेखा चित्र मत बना देना, जो टेबल में डेटा रहेगा उसके बेसिस पर बनाना। टेबल एग्जाम में नहीं देता, टेबल आपको खुद से रखने होते हैं, जैसा थ्योरी ये कहता है कि उपभोग की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते हम जैसे जैसे आगे चले जाते हैं, मान लो प्रत्येक बार उपभोग की इकाई बढ़ाते चले जाएं किसी वस्तु की, तो मिलने वाला सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटते चला जाता है। इसी को सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो यहां आपने देख लिया तालिका और रेखा चित्र, और फिर क्या कर देना है लास्ट में कि तालिका और रेखा चित्र का व्याख्या कर देना है। ध्यान रखोगे कि एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है, इन चीजों को जरूर से जरूर आपको दिखाना होता है। तो मैं यहां पर पूरी बात आपको समझा चुका हूं और फिर से एक बार कह रहा हूं कि यहां पर एक्स एक्सिस पर आप लिख देना उपभोग की इकाइयां है, कंज्यूम कितना किया गया इकाइयों का, वो सब आप यहां पर लिखोगे, उपभोग इकाइयां। ठीक है, उपभोग इकाई लिख दो, केवल सिंगुलर सेंस में लिखा जाता है। और वाई एक्सिस पर आप क्या लिखोगे? यहां पर सीमांत उपयोगिता को लिख देना, चूंकि नियम किसका है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का। तो वाई एक्सिस पर लिख दो सीमांत उपयोगिता। ठीक है, और जब रेखा चित्र का आप व्याख्या करोगे तो उस समय आप बता देना कि तालिका और रेखा चित्र से स्पष्ट है कि एक्स अक्ष पर उपभोग की इकाई, वाई वस्तु पर, वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को दिखलाया गया है ना? ऐसे आप एक्सप्लेनेशन देना। फिर आप बता सकते हो यहां पर डायग्राम, टेबल, जो भी डेटा लोगे ना टेबल में, उसके बेसिस पर आप काम करना। जैसे मैं यहां पर डायरेक्ट ले रहा हूं, एक इकाई ले तो उस समय मान लीजिए कि 16 यूटिल संतुष्टि है। ठीक है जी, अगर आप इसे ही मान लो उपभोग की मात्रा यहां पर 1 से कर देते हैं 2, तो जैसे ही उपभोग की मात्रा यहां पर 2 कर दिया, यहां पर 16 सीमांत उपयोगिता जो था वो घट करके हो सकता है 12 आ जाए। फिर आपने मान लो तीसरी इकाई उपभोग किया, तो उस वक्त भी आपका क्या हो जाएगा? ये उस वक्त भी आपकी ये जो सीमांत उपयोगिता है ये घट जाएगा कुछ ना कुछ, और फिर यहां पर हो सकता है कि ये 8 हो जाए। अगली बार जब भी आप सीमांत उपयोगिता ऐसे देखेंगे तो समझ जाना सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को ही हम लिख रहे हैं। फिर से देखिए, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया और फिर से संतुष्टि का स्तर घट गया। तो यहां पर जितने भी पॉइंटर्स बने हैं सभी पॉइंटर्स को आपस में क्या करने हैं? ज्वाइंट कर देने हैं भाई। हो गया, ज्वाइंट करके जो आपने यहां पर एक डायग्राम खींचा है यही है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की रेखा। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं सीमांत उपयोगिता, ठीक है जी, सीमांत उपयोगिता की रेखा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की रेखा है, बता दो ह्रास नियम की रेखा, पूरी लाइन लिख देना, नियम की रेखा मैंने यहां पर लिख दिए हैं। तो काम बहुत बढ़िया सा हो गया। इस तरीके से काम करोगे तब नंबर मिलेगा। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले क्या? फॉर्मूला, फिर मान्यताएं, फिर तालिका, फिर रेखा चित्र और फिर व्याख्या।
ये पूरे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और इन सब बातों के बाद मैं तो आपसे यही कहता हूं कि अगर आप हमारे मास्टर कंसेप्ट्स को फॉलो करते हो तो आपके तो नंबर बिल्कुल भी नहीं कटते, इस बात को ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 1 कि जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के सवाल हो तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हर नियम की कुछ ना कुछ मान्यता है, चाहे मांग का नियम हो, पूर्ति का नियम हो, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हो, कोई भी नियम आप इकोनॉमिक्स में जो जनरली पढ़ते हैं, खास करके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में, उसमें क्या होते हैं, एजम्पशंस होते हैं, मान्यताएं होती है, या फिर कंडीशंस यानी कि शर्तें होती है। तो दूसरे नंबर पर ये आ गया। परिभाषा के बाद आप सूत्र है तो जरूर लिखा करना। तो परिभाषा के साथ सूत्र आता है, ध्यान रखोगे। हर जगह परिभाषा के साथ सूत्र नहीं होता, लेकिन जहां जहां आपने सूत्र हमारे साथ पढ़ा हुआ है फॉर्मूले के बाद जरूर लिखा करिएगा। फिर मान्यताएं लिखना टू दी पॉइंट, इधर उधर नहीं, टू दी पॉइंट, बुलेट लाइन में। डायग्राम बिल्कुल स्पष्ट रखना, जहां आंसर राइटिंग करना खत्म हो जाए उसके 1-2 लाइन आपस में छोड़ना, फिर जहां डायग्राम बन जाए उसके बाद भी 2 लाइन छोड़ना, और फिर व्याख्या शुरू करना। मतलब डायग्राम बिल्कुल फ्रेश दिखना चाहिए। पेज के बीचों बीच में ही डायग्राम बनाना, जैसे कि मैंने किए हैं यहां पर देखो, ना इधर डायग्राम बनाया ना उधर बनाया, बीचों बीच में डायग्राम बनाया करिए, ये बेस्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना। फिर आपको एक्सप्लेनेशन जब भी देना है तो पहले लिखोगे कि रेखा चित्र में एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है, और फिर एकक वक्र जो भी उसमें आपके जितने भी कर्व या फिर लाइनें दिख रही होगी, हर एक लाइन के बारे में अच्छे से उल्लेख करना है। समझ गए होगे? चलो, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया जाए सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाए तो सबसे पहले परिभाषा, परिभाषा के साथ सूत्र जरूरी है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जाते हैं तो ज्यादा डायग्राम आपको देखने को मिलता है कहां पर? आय एवं रोजगार के निर्धारण के अंतर्गत, उसी चैप्टर में आपके डायग्राम ज्यादा हैं। बाकी राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर में भी है, वृत्ताकार, चक्रीय प्रवाह वगैरह, 4 वहां पर डायग्राम आप प्लॉट करते हैं। द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय, चतुर्क्षेत्रीय के लिए तो प्लॉट करते ही हैं, ठीक है। वित्तीय समावेशन के साथ कर लेते हैं तो 4 डायग्राम टोटल वहां से आ रहे हैं। फिर कॉजेज और इफेक्ट की बातें इसमें ज्यादातर होते रहता है, ठीक है। जैसे मान लो निम्न मांग क्या है, या फिर जिसे डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं, ये क्या है, वीवीआई क्वेश्चन भी होता है। इसके कारण अर्थव्यवस्था में क्या जो है चीजें देखने को मिल सकता है, मतलब क्या इसके परिणाम होते हैं, क्या इसका प्रभाव होता है उत्पादन पर, रोजगार पर, या फिर देश की जो कुल पूर्ति पर। तो ये सब सारी चीजें आप लिख सकते हो, और टू दी पॉइंट लिखा करना। एग्जाम्पल्स यहां पर जरूरी होते हैं कई बार, जैसे कि मान लो आपने लिखा यहां पर कुछ भी, मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु, कहीं पर भी डेफिनेशन ऐसा पूछ लिया जाए, उदाहरण नहीं कहता कि लिख दो, अगर कह दिया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कहा तब भी आप उसमें उदाहरण लिखा करिए। कैसे पता चलेगा मध्यवर्ती वस्तु क्या है? सिर्फ डेफिनेशन से क्लैरिटी नहीं आ जाती, बहुत बार एग्जाम्पल देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाता है, तो डेफिनेशन के साथ उस समय फॉर्मूला नहीं होता, तो आप एग्जाम्पल लिख दीजिए ऐसी चीजों के लिए। समझ गए होगे? तो हमने ओवरऑल बात बता दिया है यहाँ पे, लेकिन कौन सा कॉमन मिस्टेक नहीं करना है आपको परीक्षा में, इस बात को ध्यान रखिए। कभी भी इकोनॉमिक्स में स्टोरी बना करके मत लिखिए, नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएंगे नंबर, ठीक है जी। और डायग्राम जो है बिना लेबल का काम करोगे कि एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई पर क्या है, आपने कुछ लिखा ही नहीं, बस डायग्राम केवल बना दिया। जैसे कि मान लो हमने एक डायग्राम बनाया यहां पर इस तरीके से करके, ठीक है जी, ये सीमांत ह्रास नियम दिखा रहा है, मैंने कर दिया सर ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये सीमांत ह्रास नियम दिखा रहा है कि मांग वक्र, कैसे पता चलेगा? तो वही तो मैं कह रहा हूं, देखो सीमांत ह्रास नियम ऐसा था, लेकिन सिर्फ ऐसा लाइन खींच देने से काम नहीं बनेगा। हमने देखो यहां पर लिखा उपभोग इकाइयां हैं, इधर जो सीमांत विविधता है, ये सब लिखा है ना, तब जाकर के लाइन बना है, तब कह रहे हैं सीमांत विविधता ह्रास नियम। सिर्फ आप लाइन ऐसा खींच दोगे तो क्या लगता है आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे इस तरह के खींच देने से? नहीं ना, चूंकि इस तरह की रेखाएं बहुत सारी इकोनॉमिक्स में है, कैसे समझेगा कि इसमें दिखा क्या रहे हो आप? अगर मैं इधर मांग की मात्रा, इधर मूल्य लिख दूं तो ये तो मांग की रेखा हो गया और इधर उपभोग की इकाई और इधर सीमांत विविधता लिख दें तो ये तो सीमांत विविधता ह्रास नियम की रेखा हो गया। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो वही वाली चीज है ये, ठीक है। चलिए, और अगर बहुत कठिन इंग्लिश आप यूज करते हो, जो खास करके इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो ध्यान रखिएगा, गूगल बाबा वाला इंग्लिश नहीं चलेगा। आप अपनी तरीके से लिखिए जो आपको साधारण सी भाषा में समझने में आता है। बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश का प्रयोग करके कई बार आप क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जो आपको स्पेलिंग ठीक ढंग से आता ही नहीं था, तो उसकी वजह से आपके नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। तो सिंपल भाषा में लिखा करिए, अपनी समझदारी वाली भाषा में। क्वेश्चन से हट करके कभी भी आंसर मत करिए, इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ ज्यादा भरने से फायदे नहीं, नुकसान हो जाएंगे आपको।
तो मैं सीधी बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन से हट करके जवाब कई बार क्या करते हैं बच्चे, मान लो किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा था, बहुत ही अलग टाइप से उत्पादन पूछा है, ये उपयोगिता को डिफाइन करके चले आए। इनको लग रहा था कि नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह की बातें आपको नहीं करनी है। तो ये था कुछ आपको सतर्क करने वाली चीजें, कॉमन मिस्टेक। सर आंसर राइटिंग करते समय में कौन कौन सी चीजों को विशेष करके ध्यान रखना होगा? तो पॉइंट नंबर 1, आप जब भी लिखें परिभाषा स्पष्ट लिखें, सटीक लिखें। दूसरा काम, क्या सर हैंडराइटिंग मायने रखता है? तो हाँ जी, मायने तो रखता है, लेकिन वो वाला हैंडराइटिंग नहीं चाहिए कि बिल्कुल कंप्यूटर स्टाइल में आप लिखें। नहीं, आपकी अभी तक जो हैंडराइटिंग है, टीचर पहचान रहे थे ना आपके स्कूल में तो हाँ भैया, आपकी हैंडराइटिंग बढ़िया है, चल जाएगा, बहुत उसमें मेकअप करने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी गलती करते तो सिर्फ एक लाइन उसके ऊपर में ऐसा खींच दीजिए, काफी है। कई बार आप लोग स्क्रैच कूपन बनाना शुरू कर देते हैं, गलत तरीका है, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण शब्दों को जब भी करिए तो अंडरलाइन कर दीजिए, जहां जहां इंपोर्टेंट टॉपिक लगता है कि ये पॉइंटर्स बड़ा इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन कर दिया करिए। ठीक है जी, जैसे मान लो कि हमने एक लाइन लिखा, यहां पर डेफिनेशन लिखा है ना यहाँ पे कि समान संतुष्टि स्तर बनाए रखते हुए, तो ये हमारा एक इंपोर्टेंट पॉइंट है कि समान संतुष्टि स्तर तो बने रहने चाहिए। तो आप यहाँ पे स्केल रख करके बिल्कुल लाइन खींच लेना यहां से यहां का, समझ पा रहे हो। दूसरी बात यहां पर है, दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है ना, कुछ इकाइयों का त्याग, यहां पर आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो ऐसे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट या फिर पॉइंट जो आपको टीचर से या फिर जो भी आप मेरे साथ में भी सीखे हो पढ़ते समय, तो उन चीजों को आप ध्यान रखिए कि मैंने कहां पर कैसी चीजें मेन फोकस करके आपको बात किया था, है ना। फिर बात आती है डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो डायग्राम आप पेंसिल या पेन से बना सकते हैं, मना नहीं है। पेन से लिखने के लिए कहा जाता है ताकि मिटे नहीं, लेकिन आप पेंसिल से बनाइए, थोड़ा सा डार्क पेंसिल इस्तेमाल कर लेना और ज्यादा रंगने की कोशिश मत करना, मोटा लाइन बनाने देने की कोशिश मत करना, स्पष्टता के साथ जो दिख जाए बस। आप स्केल का प्रयोग जरूर करिएगा डायग्राम के लिए, बिना स्केल का आप काम करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, टेढ़ी जो रेखाएं होती है उसको स्केल से नहीं कर पाओगे, आप उसको स्मूथली हाथ से मिलाने की कोशिश करना, ना मिटे तो फिर रबर तो है ही आपके पास, रेजर का प्रयोग कर लीजिए, हटा दीजिए उसको, फिर वापस से करिए। ठीक है, लेबल जरूर लिखिएगा, जैसे कि एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके लिए। आज की सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी गई है, फिर भी आपको परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हो इसी वीडियो के चैट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो अपडेट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बता दीजिए बाकी सभी दोस्तों को अपने, जिनको इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन लिखना है कब, 24 फरवरी 2026 को, तैयार है ना इस चीज के लिए? तो बिल्कुल मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप फॉलो करिए। बाय बाय, जय हिंद, जय कॉमर्स।